नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारी संपन्नता हमारे कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारे किसानों की एक बड़ी भूमिका है। किसान ही हमारे देश के पोषक हैं, अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां कम से कम समय में हर रोज सुबह हम आपको देते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के अन्नदाता में। प्रदेश के बहुत से किसान भाई गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन अक्सर पशुपालकों से यह सुनने में मिलता है कि उनके पशु के लिए जो आहार बाजार से खरीदकर पशुओं को खिलाते हैं वह काफी महंगा पड़ता है। यदि पशुपालक भाई अपने पशुओं को अजोला खिलाएं तो इस तरह की सभी समस्याओं से बच सकते हैं। तो पशुपालक अपने स्तर पर अजोला किस प्रकार से उगाएं और पशुओं को कितना खिलाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह। मैं आज आपको अजोला उत्पादन के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। अजोला उत्पादन करने के लिए किसान भाइयों को क्या उसके रखरखाव करनी चाहिए, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है तथा इसको पशुओं को किस तरह से खिलाना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगा। कम लागत में अजोला की खेती। NRDP विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी द्वारा कुछ ऐसी आदर्श तकनीकियों की सिफारिश की गई है जिससे किसान अपने घर के सामने पूरे वर्ष आसानी से अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। सर्वप्रथम अजोला उत्पादन के लिए हमें कच्ची क्यारी, जो आप देख रहे हैं कच्ची क्यारी और पक्की क्यारी के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। कच्ची क्यारी में इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 20 फीट लंबी तथा 3 फीट चौड़ाई की तथा 1 फीट गहराई की कच्ची क्यारी का निर्माण करके इसमें सिल्पुलिन सीट होती है लगभग 120 mm मोटी, उस सिल्पुलिन सीट को इसके ऊपर बिछा दें। इसके बाद लगभग 80 से 100 किलो उपजाऊ खेत की मिट्टी लाकर किसान भाई इसमें चारों तरफ फैला दें। इसके बाद लगभग 8 से 10 किलो गाय के गोबर का घोल लगभग 5 से 10 लीटर पानी में मिलाकर इसमें चारों तरफ फैलाना है मिट्टी के ऊपर। इसके बाद इसमें लगभग 400 से 500 लीटर पानी लगभग निचली सतह से लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर पानी इसमें भर लें। उपयुक्त प्रजातियां। यद्यपि अजोला की कुल 6 उपजातियां ज्ञात हैं, लेकिन इनमें से केवल 3 ही हमारे देश में लोकप्रिय पाई गई हैं। अजोला पिनेटा, अजोला कैरोलिना एवं अजोला माइक्रोफिला। इसके बाद लगभग 2 किलो अजोला, हरा जो अजोला होता है वही इसका बीज होता है, वो इसके ऊपर फैला दें। इस तरह से इस अजोला की खासियत होती है किसान भाइयों, ये लगभग 3 से 5 दिन में लगभग जितना आपने पहले डाला है उससे दुगना हो जाता है। इसके बाद एक आपको सावधानी रखनी है कि इसमें जो आप लोग देख रहे हैं इसमें 50% नायलॉन की जाली वो आपको लगानी है। जो एक बार आप पहले दिन जो क्यारी तैयार करेंगे उसके लगभग 16 से 17 दिन बाद आप इस आकार की क्यारी से, एक क्यारी से लगभग 1.5 से 2 किलो अजोला प्रतिदिन काम में ले सकते हैं। अजोला की खासियत ये होती है कि इसमें जो प्रोटीन, इसके शुष्क भार में जो प्रोटीन की प्रतिशत होती है वो लगभग 25 से 30% प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें 2 से 3% वसा पाई जाती है। इसके अलावा इसमें मुख्य खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो इससे इसको खिलाने से जो पशु हैं उनमें इन तत्वों की कभी कमी नहीं होती। और इससे भी अधिक रोचक तथ्य ये भी है कि अजोला न केवल दुधारू पशुओं के लिए एक सर्वोत्तम व उचित आहार है, बल्कि पशुपालन से संबंधित दूसरे आयामों जैसे बकरी पालन, भेड़ पालन, सूकर पालन, खरगोश पालन, साथ ही साथ मुर्गी पालन, बतख पालन, बटेर पालन आदि के लिए भी एक सर्वगुण संपन्न पौष्टिक आहार है। हमें हरे चारे के विकल्प के रूप में इस अजोला को पशुओं को खिलाना चाहिए। तो सर्वप्रथम उसे पानी में धोकर 1.5 से 2 किलो जो उसका बाट है उसमें अजोला को मिला के फिर खिलाएं। अपने जो बड़े जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, उनको 1 से 1.5 किलो अजोला दे सकते हैं। ये प्रतिदिन का मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 200 से 250 ग्राम अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनको आप दे सकते हैं। और इसके अलावा लगभग 5 से 60 ग्राम अजोला प्रतिदिन का प्रति मुर्गी भी दे सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अजोला किसानों का सच्चा मित्र है
सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात ये है कि अजोला पूरी तरह 100% पर्यावरण मित्रवत है तथा इसका कोई भी भाग बेकार नहीं जाता। अतः आप भी अजोला की खेती कर सकते हैं। इस अद्भुत व विलक्षण गुणों वाले पौधे को आप अपने प्रक्षेत्र या घर के आसपास उगाकर लंबे समय तक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि हर दूसरे या तीसरे हफ्ता में आप लगभग 5 किलो गोबर का घोल बनाकर इसमें डाल दें। इसके अलावा पानी को लगभग 3 से 3.5 महीने बाद आपको बदलना है इसका, तथा जो पानी इसमें जो आपका निकलेगा उसको आप पुष्प की खेती या फिर सब्जी की खेती में वृद्धि नियामक के रूप में उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। दूध के जो प्राइस का निर्धारण होता है, दूध की जो कीमत का निर्धारण होता है वो हमारे वसा के प्रतिशत के आधार पर होता है। तो इस अजोला खिलाने से जो आपके पशु हैं उनके दूध में वसा की मात्रा बढ़ जाती है, प्रतिशत बढ़ जाता है, तथा इसके अलावा दूध भी लगभग 10 से 15% अधिक मात्रा में आपको प्राप्त होगा। तो इससे आपकी जो दुग्ध उत्पादन की क्षमता है पशु की वो बढ़ जाएगी। तो आपको अधिक से उस दूध से जो प्राप्त होने से अधिक लाभ प्राप्त होगा। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने दाने के लिए धनिया की खेती की है उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए धनिया की फसल में कुछ खास कार्यों का किया जाना जरूरी होता है। तो कौन कौन से हैं ये जरूरी कार्य, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS पांडे। धनिया की खेती के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि इस समय आप सब धनिया की फसल से पत्तियों को तोड़ करके मार्केट में बेच रहे हैं, तो यदि अगर आपको धनिया की फसल बीज के लिए लेना है तो हम सलाह देना चाहेंगे कि आप अब पत्तियों को मार्केट में बेचना बंद करें, अब इसको बढ़ने दें। किसान भाइयों, दाने हेतु लगाई गई धनिया की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप फसल में खरपतवार नियंत्रण करते हुए सही समय पर सिंचाई कर फसल को पाले के प्रभाव से कैसे बचाएं? आइए जानते हैं। जहाँ तक खरपतवार की बात है तो खरपतवार यदि हालांकि आपने बहुत पहले ही शुरुआत में ही खरपतवार का नियंत्रण कर लिया होगा, यदि कहीं दिखता है आपको कि बीच में खेत में कहीं खरपतवार आ रहे हैं तो उनको आप उखाड़ लें या खुरपी से निराई गुड़ाई कर दें उसकी। उसके बाद फिर यहाँ ये भी ध्यान देना ये है कि जब आप बीज के लिए फसल की तैयारी कर रहे हैं तो पौधे की जो दूरी है अगर बहुत घना है तो उसको आप थोड़ा दूर कर दें, करीब 45 सेंटीमीटर दूरी पे आप पौधे को लगा दें, बना दें, उसकी डिस्टेंस मेंटेन कर दें। वो प्रजाति के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसी उसकी बढ़वार हो, जैसी उसका फैलाव हो। जैसा कि पत्तियां इस समय आप तोड़ चुके थे तो पर्याप्त पानी उसमें दे दें फसल में। सिंचाई में आपको बस ये ध्यान देना है कि खेत में जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, बहुत ओवर इरिगेशन भी नहीं करना है ना बहुत ज़्यादा सब, मतलब ऐसा भी स्थिति ना हो कि पानी की कमी हो जाए। पानी की कमी होने से एक तो फसल पे पाले वगैरह का भी प्रभाव पड़ जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि उसकी पर्याप्त ग्रोथ जो है या वनस्पति वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है। साथ साथ जो ये एडवर्स क्लाइमेट है या विपरीत परिस्थिति है, जैसे सब मान लीजिए कि पाला पड़ गया, तो पाला पड़ने की दशा में भी आपको ये ध्यान देना है कि पाले से फसल की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। उसके लिए पाले की आशंका होने पे आप पर्याप्त सिंचाई कर दें, और दूसरी चीज खेत के चारों तरफ धुआं कर देंगे तो पाले का प्रभाव कम देखा गया है। किसान भाइयों, दाने हेतु लगाई गई धनिया की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, तो आप इनकी पहचान कर समय रहते नियंत्रण कैसे करें, आइए जान लेते हैं। जब बात हम सीड प्रोडक्शन की करते हैं, बीज उत्पादन की करते हैं, तो पादप सुरक्षा की बात कर ली जाए। खेत में, धनिया के खेत में देखी गई है माहू का प्रकोप बहुत कभी कभी देखा गया है, तो कीड़ों से सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। जैसा कि माहू छोटे छोटे होते हैं, भूरे, हरे भूरे से लेकर के कई रंग के होते हैं और बहुत पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तो शुरुआती अवस्था में ही आप इसको कंट्रोल कर दीजिए, नहीं तो ये बहुत व्यापक हानि पहुंचाता है। तो इसके लिए जैसे इमिडाक्लोरोपिड है 4.5 ml प्रति पंप यानी 0.3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर देंगे तो जितने ये रस चूसक कीट है ये इसका नियंत्रण प्रभावी तरीके से हो जाएगा। हम बात करेंगे कुछ प्रमुख रोग व्याधियों की जो कि धनिया के खेत में देखने को मिलती है। उसमें एक पागरी मिल्ड्यू रोग होता है जिसको भभूतिया रोग बोलते हैं।
भभूतिया रोग का बहुत व्यापक रूप से असर देखा गया है धनिया में, और इसकी मेन पहचान ये है, बिल्कुल पत्तियों पे, शाखाओं पे ये पाउडर नुमा जो है, भूरे रंग का पाउडर नुमा जो है, पाउडर जम जाता है और वो भभूत जैसे भभूत दिखती है तो उसी भभूत की तरह दिखता है, इसलिए उसको भभूतिया रोग बोलते हैं। ये एक फंगस के द्वारा होता है जो कि इंग्लिश में उसको पाउडर मिल्ड्यू के नाम से जाना जाता है। इसका सबसे अच्छा उपचार ये है कि जैसे शुरुआत में आपको लक्षण दिखाई दे, आप बेटेबल सल्फर 0.2% यानी 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है आप इसका स्प्रे कर दें और इससे इसका प्रभाव नियंत्रण हो जाएगा। अब एक रोग आती है, कभी कभी देखा गया है, ये बिल्टिंग की भी समस्या है। और बिल्टिंग जैसा कि आप जानते हैं कि इसको गांव में उखरा रोग बोलते हैं। ये बीज पैच में आते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में आते हैं। पता लगा कि पौधा आपका बीज ऊपर से नीचे सूख रहा है, तो ऐसे में आप बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो उखरा रोग होता है बीज जनित भी होता है और मृदा जनित भी होता है। तो चूंकि अब आप बीज का तो उपचार कर नहीं सकते हैं और मृदा का भी उपचार नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छे जो उपाय हैं, ट्राइकोडर्मा आप जो है 5 किलो अगर ट्राइकोडर्मा ले करके 50 किलो गोबर खाद में मिलाकर इसको आप डाल दें तो इसका उठा का नियंत्रण हो जाए, प्रभावी नियंत्रण हो जाता है। इन दोनों प्रमुख बीमारियों के अलावा डाउनिंग मिल्ड्यू का भी प्रकोप देखा गया है। तो डाउनिंग मिल्ड्यू का जो ये जनरली क्या होता है, जैसे डाउनी नाम है, पत्तियों के नीचे से झुलसा हुआ सा लगता है, ये गलन टाइप का बना रहता है। तो इसको डाउनिंग मिल्ड्यू के लिए आप डाइथेनियम 45 है, डाइथेन J78 है, इसका 0.3% यानी 3.3 ml प्रति लीटर या 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से इस दवा का छिड़काव करेंगे तो डाउनिंग मिल्ड्यू का प्रभावी तरीके से नियंत्रण हो जाएगा और इससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। और उम्मीद है कि यदि आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपको अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता का बीज भी आपको मिलेगा। धन्यवाद। मछली पालन की बात करें तो यह व्यवसाय किसानों की आमदनी का एक अच्छा जरिया है। हमारे जो किसान भाई इससे जुड़े हैं वह प्रतिवर्ष इससे आशा से अनुरूप लाभ ले रहे हैं, लेकिन कभी कभी इनकी मछलियां कुछ घातक रोगों की चपेट में आ जाती हैं। तो आप इन रोगों से अपनी मछलियों को बचाने तथा इससे ग्रसित मछलियों का उपचार कराने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं मत्स्य विभाग के उप निदेशक NS रहमानी से। आपको बताना चाहूँगा कि मछलियों में सामान्यतः जो रोग हैं वो 2 तरह के रोग हैं। वैसे तो जितने भी रोग हैं वो उसमें वाटर बॉर्न हैं, यानी इनमें 2 बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, या तो फंगस लग जाएगी या इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। एक जो पहचान है, सबसे बड़ी पहचान एक ये कि जो मछली रोग ग्रसित होगी वो पानी की सतह पे बार बार ऊपर आएगी, कुछ उसमें बेचैनी सी महसूस होगी और वो छिछले पानी में सतह पे बार बार वहीं चक्कर लगा रही होगी, गहरे पानी की तरफ कम जाएगी, जो इस बात का इंडिकेटर है कि मछली रोग ग्रसित हो गई है। अगर हम उसको गौर से निकाल के देखेंगे तो उसमें कहीं कहीं पे सफ़ेद या लाल लाल धब्बे हमें पड़े हुए मिलेंगे। अगर सफ़ेद धब्बे हैं तो वो बीमारी एडवांस स्टेज पे पहुंच रही है। प्राइमरी स्टेज पे अगर लाल चकत्ते जैसे हैं, लाल धब्बे हैं, तो वो प्राइमरी स्टेज पे वो लाल धब्बे चकत्ते वो वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और जब उसको समय पे अगर हम नहीं देख पाते हैं तो उसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उसकी वजह से वहाँ फंगस ग्रोथ करने लगती है, फफूंदी लगने लगती है उसकी त्वचा पे, तो वो सफ़ेद से स्पॉट आ जाते हैं। किसान भाइयों, इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए आपको अपनी मछलियों को विभिन्न तरह के रोगों से बचाना होगा। तो घातक रोगों से मछलियों को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, आइए इस बारे में जानते हैं। उसकी रोकथाम के लिए एक तो हमें पानी की गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये है, साल में कम से कम एक बार अपने पानी की जांच हमारे विभाग की प्रयोगशाला जो हमारे मंडलीय कार्यालय में है वहाँ ज़रूर करा लेनी चाहिए, जिससे पानी की गुणवत्ता अगर बनी रहेगी तो किसी तरह के इन्फेक्शन के चांसेस घट जाएंगे। ऑक्सीजन की अगर कमी हो जाती है तब भी रोग ग्रसित होने लगती हैं मछलियाँ, चूँकि वो दबाव में आ जाती हैं, स्ट्रेस होने लगता है। अब बात ये आई कि हम ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बनी रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर हमें लगता है कि मछली बार बार सतह पे आ रही है और मछली बहुत कंफर्टेबल नहीं है, फड़फड़ा रही है सतह पे आके या अंदर गहरे पानी की तरफ नहीं जा रही है, तो ये ऑक्सीजन कम होने की संभावनाएं हैं। यहाँ पे हम 2 चीज़ें करते हैं। एक तो ये कि पानी और बोरवेल
से पानी की मात्रा इसमें बढ़ाई जाए। और जो हम बोरवेल से पानी देते हैं उसमें सलाह देते हैं कि जो वेल का पाइप आया है उसमें हो ताकि पानी फव्वारे की शक्ल में बाहर निकल के आए, उसमें ऑक्सीजन घुल जाएगी। नंबर 2, हम एरेटर, एक मशीन होती है जो ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए पानी को फव्वारे की शक्ल में ऊपर उछाल के पानी गिराया जाए, तो उसमें जितनी जहरीली गैसें हैं जब वो पानी उछाला जाता है तो वो हमारे वातावरण के संपर्क में आने से वो जहरीली गैसें बाहर होके और वातावरण में जो घुलित जो ऑक्सीजन है वो पानी में आ जाती है। तो जो पानी की घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है उसका स्तर है वो बढ़ने लगता है, तो मछलियाँ बहुत आराम महसूस करती हैं और उनको अच्छा लगता है। इसके बाद भी फिर हम लाल दवाई का इस्तेमाल तालाबों में कराते हैं कि जो मछलियाँ बीमार हैं उनको लाल दवाई के घुल में नहलाया जाए। लाल दवाई अगर समय पे नहीं है तो कॉपर सल्फेट, जिसको स्थानीय भाषा में नीला थोथा कहते हैं, अगर वो भी नहीं मिल पाता है किसी किसान भाई को तो सबके घरों में जो खाने का नमक है, टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, उसका भी एक घोल बना के मछलियों को उसमें 2 मिनट के लिए बाथ यानी 2 मिनट उसमें नहला के फिर वापस छोड़ दिया जाए। इससे भी मछलियों को काफ़ी आराम मिलता है। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बसेरी, जिला करौली के कृषक चंद्रजीत सिंह ने। आप टमाटर की फसल में लगने वाले फल छेदक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो चंद्रजीत सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो टमाटर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है, जिसका उपयोग हम लोग सब्जी के रूप में, सलाद के रूप में, चटनी के रूप में, सॉस के रूप में कई तरह से करते हैं। किंतु खेती में टमाटर का जो फसल है उसमें कई तरह के कीड़े लगते हैं, उसमें से फली छेदक बहुत ही महत्वपूर्ण किया है। कीटों में जो कीट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वह है फल छेदक। इस कीट से प्रभावित फल काणे हो जाते हैं और ऐसे फलों का बाजार भाव अच्छा नहीं मिल पाता है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। चूंकि टमाटर का फल जो होता है उसको हम कच्चे भी खाते हैं, पकने पर भी खाते हैं, इसलिए इसमें रासायनिक उपचार का महत्व फली छेदक के लिए खास करके बहुत कम है। क्योंकि हम जब इस पर छिड़काव करेंगे सामान्य कीटनाशी का तो उसका अवशेष फल में आएगा और फल में आने के चलते उपभोक्ता को भी वो जहर मिलेगा। इसलिए रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग हम इसमें नहीं के बराबर करते हैं, या कुछ चुनिंदा जो कीटनाशी है उसी का प्रयोग हम करने की सलाह देते हैं। कुछ बैक्टीरिया से बना हुआ भी कीटनाशी बाजार में मिलता है, बायोबिट, बायोलेप, डिपेल, इसमें से किसी एक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, कुछ तरल के रूप में भी मिलता है, उसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला दें और तब छिड़काव करें, तो आपका जो फल छेदक का प्रकोप होता है उसका निदान हो जाएगा। जब प्रारंभिक फूलने की अवस्था हो फसल, उस समय आप इंडोक्साकार्ब आधा मिलीलीटर प्रति लीटर में पानी में घोल बनाएं और जितना क्षेत्रफल है आपका, जितना पौधा है उस हिसाब से घोल की मात्रा, दवा की मात्रा बढ़ाना है। उसके बाद जब फल लगने लगे तो तैयार फल को पहले तोड़ लेना है, तभी कोई छिड़काव करना है। उस तैयार फलों में से उसके बाद कुछ नीम से बना हुआ कीटनाशी बाजार में भी उपलब्ध है, उसका जैसे निमेक्टीन है, नीम से निर्मित कीटनाशी है, 3 से 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाना है और इस जल में बने हुए घोल का छिड़काव आवश्यकता के हिसाब से 10-15 दिनों के अंतराल पर खड़ी फसल पर करना है। तो इस तरह से आप टमाटर के का जो फली छेदक है उसका नियंत्रण कर पाएंगे और भरपूर उपज ले सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कैसे करें चने की फसल में फली छेदक कीट की रोकथाम, कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगेती खेती के लिए जरूरी सुझाव। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।